हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थोड़ा सा है इससे रिलेटेड, मेटल नॉन मेटल से ज़्यादा मेटल से रिलेटेड है कि मेटल्स हमें मिलते कैसे, हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ऐसा थोड़ी ना मेटल हमें रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, उठा लिया और हमने ऐड कर दिया कि हाँ यही सोडियम मेटल है, यही जिंक है, यही कॉपर है, ठीक है। उनको निकाला कहाँ से जाता है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कि मेटल्स को निकालेंगे कैसे, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, कहाँ से निकालेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। अर्थ क्रस्ट से हमें ये मेटल मिलते हैं, लेकिन ये मेटल हमें कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। सारे के सारे नहीं मिलते, कुछ मिलते हैं, सारे नहीं मिलते बेटा प्योर फॉर्म में। कुछ मेटल्स जो लो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, उसमें जो सबसे नीचे की तरफ होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, नेचर में अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं। लेकिन सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो हमें एक्चुअल फ्री स्टेट में या प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं बेटा, ठीक है। वो प्योर फॉर्म में मिलते नहीं, वो मिलते हैं मिक्स्ड फॉर्म में। मिक्स्ड फॉर्म में क्या है मतलब, या तो वो अपने सल्फेट्स में होंगे, कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स या क्लोराइड्स, मतलब अपने साल्ट्स वगैरह में मिक्स होंगे, किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। तो उनको वहाँ से अर्थ क्रस्ट से निकालना है। अर्थ क्रस्ट मतलब धरती के गर्भ से उनको निकालना है। उनको निकालने कैसे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है बेटा हमें इसमें, वो देखते हैं। चलो सबसे पहली चीज तो होती है बेटा मिनरल्स। क्या होते हैं मिनरल्स? मिनरल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली ओकर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट occurs naturally in Earth's crust, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, द एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट occur naturally in Earth's crust, मतलब जो नेचर से ही मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अब दूसरी जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या है, और किसको कहते हैं, और, ORE, ORE। और क्या होता है, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। डेफिनेशन क्या है बेटा, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लेते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है, प्रॉफिटेबली, उसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। मिनरल क्या है, मिनरल तो वो एलिमेंट या कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ओकर करता है, मतलब नेचुरली मिलता है, ठीक है। और वो मिनरल और क्या है, ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्योर फॉर्म में ही, ठीक है। मतलब हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसका, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। एक टर्म मैंने यूज की है प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली का मतलब क्या है कि कम ही तो पैसा खर्च करें, कम ही टाइम लगे और ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए। ऐसी प्रोसेस से अगर किसी मिनरल से हमें मेटल मिलता है, ऐसी प्रॉफिटेबल प्रोसेस से, तो उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं बेटा, और कहते हैं। उस मिनरल को क्या कहा जाता है, और कहा जाता है। तो इन दो टर्मिनोलॉजी से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि सारे के सारे मिनरल जो हैं, सारे के सारी और जो है, सॉरी, ऑल द ओर्स आर मिनरल, बट all minerals are not the ores। यानी कि सारे के सारे मिनरल जो हैं, सारी की सारी और जो हैं वो तो मिनरल हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल क्या हैं, और नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम प्रॉफिटेबली मेटल्स को निकाल नहीं पाते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उनको हम और नहीं कह सकते ना। सिंपल सी बात है, और तो वही होंगे
ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही ओर कहलाते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें क्या करना होता है, हमें कुछ प्रोसेस देखनी होती है। हमने एक्टिविटी सीरीज देख ली थी बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज जो तुम कहना चाहो उसको, रिएक्टिविटी सीरीज देख ली थी। तो उसमें कुछ मेटल जो थे रिएक्टिविटी सीरीज में हायर ऑर्डर में थे जो कि ज़्यादा रिएक्टिव थे, कुछ मिडिल में थे जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव थे, कुछ बिल्कुल नीचे थे जो कि बहुत ही लो रिएक्टिविटी शो कर रहे थे बेटा। तो उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस यूज करते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं बेटा। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स से हम क्या करते हैं, ओर्स की बात आती है। ओर्स में टॉपिक आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या आता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर का एनरिचमेंट करते हैं। अब ओर में भी तीन टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो मोस्ट रिएक्टिव, एक मॉडरेटली रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिव। तीनों को अलग अलग, एक तो क्या है मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तीनों के अलग अलग तरीके हैं बेटा, इन तीनों को अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ना बेटा, वो क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, कि ओर का एनरिचमेंट कैसे किया जाए। एक्चुअल में ओर का एनरिचमेंट क्या होता है बेटा, ये जो प्रोसेस होती है कि उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। जो मिनरल्स हैं, ठीक है, ओर्स हैं, ठीक है, जो ओर है, जो ओर हमने ली है नेचुरल अर्थ क्रस्ट से, जो ओर निकाली है, उसमें से जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को बोला जाता है बेटा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की डेफिनेशन क्या है बेटा, द रिमूवल ऑफ impurities from the ore are known as is known as enrichment of ore। यानी ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। उसी को एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि हम परसेंटेज प्योरिटी बढ़ाते हैं उस मेटल की, हम इम्प्योरिटीज को खत्म कर देते हैं। पहले हमारे पास क्या था, ऐसा सब्सटेंस, ऐसी ओर थी जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी थी और मेटल भी था। अब हमें क्या करना है, उसमें से इम्प्योरिटी हटा देनी है। जैसे इम्प्योरिटी हटाई, हमारे पास क्या बचेगा, मेटल बचेगा प्योर। तो हम परसेंटेज प्योरिटी बढ़ाते हैं मेटल की, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोलते हैं बेटा। उसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन आती है बेटा, उसका वो क्या है बेटा, गैंग। ये गैंग क्या होती है, ये वो गैंगस्टर वाली गैंग नहीं है। ये गैंग क्या है, ये जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है ना ओर के अंदर, इन्हीं को गैंग बोलते हैं बेटा। द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सोयल फाउंड इन ओर is known as gang। उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, गैंग बोला जाता है। जो इम्प्योरिटीज मिलती है ना हमें, द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल फाउंड इन और इज नोन एज गैंग। उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, गैंग। यानी जो इम्प्योरिटीज उसके अंदर होती है ना बेटा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो क्या है, एक्सट्रैक्शन करना है मेटल्स का इन एक्टिविटी सीरीज, जो लो इन एक्टिविटी सीरीज है। तो हमने डिवाइड कर दिया था कि तीन टाइप से हमने निकालने, तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। एक तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर थे, हाईएस्ट रिएक्टिव, दूसरा जो मिडिल में थे और तीसरा जो लोवेस्ट थे। तो हम लो से शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक क्या होगा बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज जो तुम लिखना चाहो वही तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। कि एक्टिविटी सीरीज में जो लो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं बेटा। अब सिंपल सी बात बता देता हूँ कि ये लो कौन कौन से होते हैं, Ag और Au, ये गोल्ड और ये सिल्वर एंड गोल्ड, दोनों ही फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में, फ्री स्टेट में।
ये जो लो रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में जो लो होते हैं ना बेटा, जो सबसे लास्ट वाले होते हैं, यही सिर्फ फ्री स्टेट में मिलते हैं। और ये फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं? बिकॉज ये क्या होते हैं? लो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव कह सकते हो, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। यानी कि ये सिंपली ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही ऑक्सीजन रख दिया, ऐसा नहीं है कि एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्साइड बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। सोने की जो गहने पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, उनको पता होगा ना, सोना जल्दी से तो रिएक्ट नहीं करता ना, इसलिए तो उनको पहनते हैं सोने और चांदी के आभूषण, वरना तो पहनते ही नहीं अगर रिएक्ट कर जाते तो। सिंपल सी बात है बेटा। तो इनको हम एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे बेटा कि प्रोसेस क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगी। सबसे सिंपल तरीका तो इन्हीं को एक्सट्रैक्ट करने का है बेटा। सबसे सिंपल तरीका क्या है? इन्हीं को एक्सट्रैक्ट करने का है बेटा। जैसे इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? तो जो ऑक्साइड होंगी इन मेटल्स की, ये जनरली किसकी फॉर्म में मिलते हैं? ऑक्साइड की फॉर्म में। ये अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से इनकी ऑक्साइड मिलती है बेटा। ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। इनकी ऑक्साइड से इनको कैसे निकाला जा सकता है? मान लो जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल हैं, उनकी जो ऑक्साइड्स हैं, उनसे इनको कैसे निकाला जा सकता है, देखते हैं। देखो, ऑक्साइड से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? इनका रिडक्शन करना होगा। क्या करना होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन रिमूव करनी है। तो मान लो सिनेबर ले लिया। सिनेबर क्या होता है बेटा? CINNABAR। सिनेबर होता है HGS। ठीक है, सिनेबर क्या होता है बेटा? HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है बेटा। यानी सिंपल सी बात है, सल्फाइड जो होती है इनको इनकी ऑक्साइड में बदलना है। ऑक्साइड को तो इजीली रिडक्शन से ऑक्सीजन को रिमूव करके हम मेटल निकाल सकते हैं, लेकिन ये मिलते किस फॉर्म में? ज्यादातर ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। अगर ये सल्फाइड की फॉर्म में है बेटा, ये मेटल अगर सल्फाइड की फॉर्म में है, ये क्या है? Hg। सिनेबर क्या है? ओर ऑफ मरकरी है। ओर ऑफ मरकरी है। ये मर्क्यूरी की एक ओर है सिनेबर, यानी HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड मर्क्यूरी की एक ओर है। जब इसको हीट करते हैं हम एयर में, पहले तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब मैंने ये लिया HgS, ठीक है, 2HgS ले लिया। मैं इसको हीट करता हूँ। हीट के लिए मैं ये ट्रायंगल भी बना दूं या फिर डायरेक्ट तुम्हारी बुक में हीट भी लिखा होगा तो एक ही बात होती है बेटा। मैं हीट करता हूँ इसको। जब मैंने हीट किया तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा बेटा? HgO में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, HgO में कन्वर्ट होगा। हीट करने का मतलब क्या होता है? एयर की प्रेजेंस में हीट करता हूँ। अगर मैं एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है बेटा? कि मेरे पास ऑक्सीजन भी होगी साथ में, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन होती है। हीट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? HgO आएगा। और प्लस में क्या बनेगा बेटा? SO2 बनेगा। SO2 गैस होती है, यहाँ से सल्फर, यहाँ से O2। ठीक है, सिंपल सी बात है। HgO और जो SO2 बन गया बेटा, Hg और SO2 बन गया। अब जो ऑक्साइड बनी है ना इनकी, ये जो ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO को मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होती है, इसको पहले तो हमने सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब इसको फर्दर हीट करेंगे, इसकी फर्दर हीटिंग करवा देंगे। फर्दर हीटिंग, HgO को फर्दर हीट करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा? मर्क्यूरी मिल जाएगा। ठीक है, 2 मोल तो मिलेंगे किसके? मर्क्यूरी के। और प्लस में क्या मिल जाएगी बेटा? O2 मिल जाएगी। ऑक्सीजन एज ए गैस मिलेगी, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। हमें पता है पारा लिक्विड होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है ना, सब देखते हैं थर्मोमीटर में, मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड ही होता है बेटा। ऐसे ही कॉपर को भी कॉपर सल्फाइड से निकाला जा सकता है, इसी तरीके से निकाला जा सकता है बेटा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लो रिएक्टिविटी सीरीज वालों को पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जांपल बहुत है बेटा, मर्क्यूरी वाला। ठीक है, सिनेबर जिसका एग्जांपल है, और है एक मर्क्यूरी की, उसको ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में हीट किया। हीट करने से क्या हुआ कि ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हीटिंग से हमने रिड्यूस किया। रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसके साथ जो ऑक्सीजन लगी है मर्क्यूरी के साथ, इसको बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, मर्क्यूरी हमारे पास मेटल बच गया बेटा।
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या, अब हमने लो एक्टिविटी सीरीज वालों का तो एक्सट्रैक्शन कर लिया, अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल में एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं बेटा, यानी जिंक, आयरन, लेड और कॉपर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिंक, आयरन, लेड और कॉपर की। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर की ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब मॉडरेट का मतलब ना ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम रिएक्टिव होते हैं। जनरली ये पाए कैसे जाते हैं? यूजली क्या कहते हैं, ये सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा नेचर में। किस फॉर्म में मिलते हैं ये मेटल? नेचर के अंदर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट, ठीक है, लेड सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड, ठीक है, या कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं बेटा। तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में होते हैं बेटा। एक तो सिंपल सी बात तो यही है, जब रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में तो ऑब्वियस है जो लो वाले थे उनसे अलग तरीका होगा थोड़ा सा। वो थोड़ा सा अलग तरीका क्या है बेटा? अभी भी दो प्रोसेस यूज होती हैं बेटा इसके अंदर। एक्चुअली में क्या होता है कि मेटल हमें उनकी ऑक्साइड से ज्यादा इजीली मिल सकता है, तो जो इस सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं इनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने पीछे देखा था लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले में, तो ऑक्साइड से डायरेक्ट हीट करते ही प्योर मेटल मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड से रिडक्शन ज्यादा इजी होता है बजाय कि सल्फाइड और कार्बोनेट से बेटा। तो पहले क्या करेंगे, इन सल्फाइड और कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट और को क्या करने की कोशिश करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बेटा। अब उन दो प्रोसेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है बेटा। सबसे पहली प्रोसेस है उसको बोलते हैं बेटा रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। रोस्टिंग सबसे पहली प्रोसेस है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर होती है, ठीक है, सल्फाइड ओर होती है उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। जो मेटल्स हैं उनकी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, रोस्टिंग। किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हीट किया जाता है बेटा? स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग क्या है बेटा? रोस्टिंग है कि सल्फाइड ओर्स आर converted into oxides by strongly heating in the presence of excess air, ठीक है। एक्सेस में एयर प्रेजेंट होनी जरूरी है, उसकी प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करना है सल्फाइड्स को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम एग्जांपल लेते हैं बेटा जिंक सल्फाइड का, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं क्या है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टिंग बोलते हैं। तो जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लिया, ठीक है, ZnS हमारे पास एग्जांपल है बेटा, ठीक है। जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट करना है बेटा। एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में मतलब एक्सेस में ले लेना है, 3O2 ले लेना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हीट करना है। यहाँ तुम मैं ट्रायंगल लगा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता है कि इसका मतलब हीट ही होता है, तुम लोग डायरेक्ट हीट ही लिखना, गलती कर दोगे नहीं तो, ठीक है। हीट करना है इसको, तो जब इसको हीट करेंगे तो ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और 2SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2SO2 बाहर निकलेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलता है? सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, एक्सेस एयर का मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बेटा स्ट्रांगली, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये तो है सल्फाइड्स के लिए। अब बात करते हैं बेटा कार्बोनेट्स के लिए। जब कार्बोनेट्स के लिए बात आती है तो एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं बेटा हम कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं?
कैल्सिनेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स by strongly heating in the limited air, यानी कि इस बार उल्टा कर दिया, यहां क्या था, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर थी, यहां प्रेजेंस ऑफ क्या होगी बेटा, लिमिटेड एयर। कार्बोनेट की ओर को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है ना बेटा, तो कार्बोनेट की ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, यानी ऑक्सीजन कम होनी चाहिए बेटा, सिंपल सी बात है। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको अगर हम हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, तो जिंक कार्बोनेट को जैसे ही स्ट्रॉन्ग हीट करोगे बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, और प्लस में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी बेटा, ठीक है, प्लस में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, कैल्सिनेशन। यानी जब कार्बोनेट और को हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तब तो कैल्सिनेशन कहलाते हैं, और जब सल्फाइड और को हीट करते हैं स्ट्रांगली हीट, लेकिन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में, तब उसको रोस्टिंग कहते हैं बेटा। ये दो प्रोसेस है जिनसे हम जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल में एलिमेंट है, जैसे जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनकी सल्फाइड और कार्बोनेट और को क्या कर सकते हैं हम, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया ना बेटा, तो इनको हम कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे, जैसे कार्बन ले लेंगे, ठीक है। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे बेटा, कार्बन यूज करेंगे, ठीक है। कार्बन, कोक जिसको हम बोलते हैं, कोक यूज कर लेते हैं यहाँ पर। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है ना, सॉरी, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे, ठीक है, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं बेटा। अब अगर इनमें हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, तो ZNO हमारे पास आया, ठीक है, इसके साथ हमने कार्बन डाल दिया भाई, ZNO के साथ हमने क्या डाल दिया, कार्बन डाल दिया बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है बेटा, पॉइजनस गैस होती है, जहरीली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, जहरीली गैस होती है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड, सफोकेट होके मर सकते हो तुम इससे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ZNO के साथ कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास क्या है, कार्बन, ठीक है, कोक ले लिया हमने, कोक भी बोलते हैं, तो उसको ले लिया, तो ये रिड्यूस करेगा। देखो इसने इसको रिड्यूस किया, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। ये इसको रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन खुद ले रहा है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो एजेंट ये काम करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं बेटा। अब यही जो सेम प्रोसेस है वो किससे हो सकती है बेटा, एक और रिएक्शन से हो सकती है जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, उसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हमें रिएक्टिविटी सीरीज जो मिडिल में है वो वाले एलिमेंट मिल सकते हैं। कैसे बेटा, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो डिस्प्लेस कर देंगे इन एलिमेंट्स को, ठीक है, वो इन एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब अगर इनकी ऑक्साइड दे दें और उनमें क्या दे दें, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दे दें, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंगनीज का ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, MnO2 ले लेते हैं, MnO2 2MnO2 ले लिया, ठीक है, उसके अंदर एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है, उसमें 2 एल्यूमिनियम भी डाल देते हैं, सिंपल सी बात है। हमने क्या डाल दिया उसके अंदर, सॉरी 4 एल्यूमिनियम डाल देते हैं बेटा, 2 नहीं 4 डालना पड़ेगा, तभी रिएक्शन अच्छे से होगी। तो जब इसको डालते हैं बेटा, तो होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है, तो 3 तो Mn बनता है, प्लस में Al2O3 बनता है बेटा, ठीक है, 2 Al2O3 बनता है, ठीक है, और प्लस में क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। प्लस में क्या निकलती है, हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, क्या होती है, एक्सोथर्मिक। जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकले वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी बेटा। जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। एल्यूमिनियम चूंकि हाईली रिएक्टिव होता है एलिमेंट, और मैंगनीज उससे कम रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और मैंगनीज हमें एज ए प्योर मेटल बेटा मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा, एक और रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन जो बचती है, उसके बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग।
उसको क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन, जो भी तुम बोलना चाहो। थर्मिट रिएक्शन हो, THERMIT, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं बेटा। देखो आयरन, रेलवे लाइन की जो पटरियां होती है ना बेटा, उनको वेल्ड करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। रेलवे लाइन के ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने के लिए यानी ज्वाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। या मशीनरी, कोई हैवी मशीनरी होती है जिसके पार्ट में क्रैक आ जाता है, तो वहाँ वेल्डिंग के लिए इसी रिएक्शन का यूज होता है बेटा। इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअल में टाइप क्या है रिएक्शन का, सिंपल सी चीज है। रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट के, सॉरी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप ये सिंपल सी बात है। लेकिन पर्टिकुलर रिएक्शन जो थर्मिट रिएक्शन में यूज होती है बेटा, वो क्या है कि आयरन के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं बेटा, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, अपना ऑक्साइड बना लेता है और आयरन हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है बेटा। तो ठीक है, आयरन की ऑक्साइड ले रहे हैं, Fe2O3 ले रहे हैं बेटा, और एल्यूमिनियम ले रहे हैं। इससे बनेगा क्या, आयरन तो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में, प्लस में Al2O3 और प्लस में बहुत सारी अमाउंट में क्या निकलेगी बेटा, हीट निकलेगी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, इस साइड 2 लगा देता हूं मैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस साइड 2 लगा देता हूं, यहाँ 2 लगा देता हूं, हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं बेटा कि जब आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो ये रिएक्शन यूज होती है किसको, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए बेटा। रेलवे ट्रैक्स को या हैवी मशीनरी में कोई क्रैक आ जाता है, उसको वेल्ड करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, जो मेटल इसमें ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, मोल्टन स्टेट में होता है बेटा। किस स्टेट में मिलता है, मोल्टन स्टेट में। जो मेटल हमें मिला है वो किस स्टेट में मिलेगा बेटा, मोल्टन स्टेट में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन है वो क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है बेटा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, इस वजह से मेटल क्या हो जाता है बेटा, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हाई इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में जो हायर इन ऑर्डर है, अब उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहली चीज, हायर कौन से हैं, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है बेटा। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से क्या होता है कि जो अभी तक हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए हैं, अभी तक जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए हैं ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए, वो इसमें काम नहीं आएंगे। तो जो कार्बन है कांट बी यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया जा सकता बेटा। ऐसा क्यों है कि कार्बन को हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि ये जो मेटल्स है ना, इन मेटल्स की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कार्बन से ज्यादा है। दीज मेटल्स, ऐसा क्यों है कि कार्बन यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज मेटल्स हैव higher affinity for oxygen than carbon atom। सॉरी, कार्बन एटम नहीं लिखेंगे, सीधा कार्बन लिख देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हर एक केस में क्या है, कार्बन रिड्यूस कर रहा था मेटल ऑक्साइड को और खुद अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा था, लेकिन यहाँ कार्बन इन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, हाई एफिनिटी रखते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते नहीं है ये। बाकी मेटल ने तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया था कार्बन ऐड करने पर, लेकिन जब इनमें कार्बन ऐड किया जाता है ना, इनकी ऑक्साइड में, इन मेटल की ऑक्साइड में, तो ये कार्बन को देख के बोलते नहीं भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं ऑक्सीजन को, तो पड़ा रह जाए। तो कार्बन यूज नहीं होता है बेटा। तो ऐसे में एक और मेथड यूज करते हैं बेटा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा,
इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस नाम का मेथड यूज किया जाता है बेटा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उनके ऑक्साइड से। सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है बेटा, जिस मेटल को निकालना है उसी मेटल का सोल्ट लेते हैं बेटा, सोल्ट या फिर क्या है मोल्टन सोल्ट, या फिर मोल्टन स्टेट में उसका सोल्ट लेते हैं बेटा, उसी मेटल का जिस मेटल को निकालना है, मेटल विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, जिसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी मेटल का साल्ट लेना है मोल्टन स्टेट में बेटा। ठीक है, मोल्टन स्टेट में उसका साल्ट ले लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देनी है। जैसे मान लो यहाँ ले लिया हमने, एक मैंने इलेक्ट्रोड इधर लगाई है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाई है। ठीक है, जिसमें से एनोड हमारी क्या होती है बेटा पॉजिटिव होती है और कैथोड हमारी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो मान लो मैं इस साइड की इलेक्ट्रोड को क्या कर देता हूँ, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला साइड कौन सा है एनोड है बेटा, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला साइड कौन सा है बेटा कैथोड बोलते हैं इसको, नेगेटिव कैथोड, पॉजिटिव एनोड। ठीक है, पॉजिटिव साइन एनोड के लिए, नेगेटिव साइन कैथोड के लिए। यहाँ मोल्टन साल्ट होगा। ठीक है, मोल्टन साल्ट होगा। ठीक है, मान लो NaCl की बात करें तो NaCl मोल्टन स्टेट में यानी Na प्लस और Cl माइनस आयन की फॉर्म में होगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन की फॉर्म में होगा। अब चूंकि ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है तो क्लोराइड आयन इधर जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज है तो सोडियम आयन इधर जाएंगे। तो कैथोड पे सोडियम आयन जाते हैं और एनोड पे क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो सोडियम मेटल किस पे जमा होता है बेटा कैथोड पे। सॉल्यूशन से क्या करता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना बेटा, ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही कंडक्ट होती है सोडियम आयंस यहाँ जाने शुरू कर जाते हैं। कहाँ, इस कैथोड के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस के रूप में एनोड से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है बेटा, एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो Na प्लस आयन होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेके सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होती है बेटा, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही होती है बेटा, क्लोराइड आयन है वो क्या करता है, 2 क्लोराइड आयन क्या करेंगे, 2 क्लोराइड आयन ने क्लोरीन गैस के रूप में निकलना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देंगे लूज कर देंगे बेटा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है बेटा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। इसको ऐसे याद रख सकते हो बेटा, CrOA। Cr का मतलब, C का मतलब कैथोड, R का मतलब रिडक्शन, OA, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड। सिंपल सी बात है, इस ट्रिक से याद रख सकते हो बेटा Cr और OA। Cr, इसमें C का मतलब क्या होता है बेटा कैथोड, R का मतलब क्या होता है रिडक्शन, और OA O का मतलब क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, और A का मतलब क्या होता है एनोड, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा बेटा। दोनों प्रोसेस मैंने यहाँ लिख दी है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। वो क्या है, वो है बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिफाइनिंग का मतलब होता है मेटल अगर इम्प्योर फॉर्म में हो तो उसको प्योर करना बेटा। उसको प्योर कैसे कर सकते हैं, जितने भी रिडक्शन प्रोसेस हमने किए हैं बेटा उनमें से हमें प्योर मेटल्स किसी में भी नहीं मिलते। यानी कि रिडक्शन प्रोसेस से प्योर मेटल नहीं मिलता, प्योर मेटल नहीं मिलता है। हमें कैसा मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल मिलता है बेटा, इम्प्योर मेटल मिलता है। और इसी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं बेटा उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी उनकी प्योरिटी को ऑब्टेन करना। यानी इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। और मैक्सिमम मेटल्स को हम किससे रिफाइन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं बेटा। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पूरा सेटअप समझा देता हूं बेटा, बिल्कुल आराम से देखेंगे।
पूरा सेटअप समझाऊंगा तुम लोगों को। जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, इन सबको हम प्योर करते हैं। इम्प्योर मेटल और प्योर मेटल दो चीजें ले लेंगे बेटा, ठीक है। उन्हीं का साल्ट लेंगे, एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेंगे साल्ट का। जिस भी मेटल को प्योर करना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कॉपर मेटल को प्योर करना है, इम्प्योरिटी का वाला कॉपर मेटल मेरे पास है, तो जो इम्प्योरिटी वाला कॉपर मेटल है, ठीक है, उसके साथ मैं क्या बना दूंगा बेटा, उसके साथ मैं बना दूंगा एनोड। यानी जो एनोड है ना, उसके ऊपर कौन सा मेटल होगा बेटा, इम्प्योर मेटल से बनी हुई एनोड लगा दूंगा मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है बेटा जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो ऐसा है कोई सॉल्यूशन साल्ट का जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बेटा। दूसरी साइड में क्या यूज करूंगा, कैथोड यूज करूंगा बेटा। क्या यूज करूंगा, कैथोड यूज करूंगा। अब हमने देख ही लिया था बेटा कि एनोड क्या होती है और कैथोड क्या होती है बेटा। एनोड पॉजिटिव होती है, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है बेटा। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है बेटा। इसको हमने किससे जोड़ देना है बेटा, बैटरी से जोड़ देना है। ये क्या है, बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है, दोनों को बैटरी से जोड़ देना है बेटा, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना है, एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है बेटा, एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेम साल्ट का लेना है, सेम का ही लेना है। जिस मेटल को हम रिफाइन करने जा रहे हैं उसी मेटल का साल्ट होना चाहिए, यानी कॉपर का ही कोई सॉल्ट होगा, कॉपर का ही कोई सॉल्ट होगा, उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का ही होगा, सिंपल सी चीज है। अब देखो, इम्प्योर मेटल से बनाया एनोड और प्योर मेटल से क्या बना देंगे, कैथोड। प्योर कॉपर, प्योर मेटल जो कॉपर का होगा उससे हमें क्या बना देनी, ये कैथोड इलेक्ट्रोड जो है वो प्योर कॉपर से बनी होगी, और ये जो एनोड वाली इलेक्ट्रोड है ये इम्प्योर कॉपर से बनी होगी बेटा। इम्प्योर मेटल एनोड पे और कैथोड पे प्योर मेटल। तो अब होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो करेगी, हम बैटरी को जैसे ही डालेंगे ऑन कर देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इस एनोड से जो कॉपर था, इस एनोड पे जो कॉपर था, जो इम्प्योर कॉपर था, उसमें से प्योर कॉपर निकल के, इम्प्योर वाले में से प्योर कॉपर निकल के किस में जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा बेटा। और जितना सॉल्यूशन में ये प्योर कॉपर यहां से जाएगा, उतना ही कॉपर सॉल्यूशन में से निकल के कहां चला जाएगा बेटा, कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा, देखो सिंपल सी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। एनोड पे मैंने क्या बताया था, एओ या ओए, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बेटा। क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात क्या है कि कॉपर जो इम्प्योर मेटल की इलेक्ट्रोड बनी थी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इस इम्प्योर इलेक्ट्रोड से जो कॉपर है वो बाहर निकलेगा, कॉपर 2+ आयन की फॉर्म में, और सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब जितना कॉपर सॉल्यूशन में गया है, अब क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, ये भी तो कॉपर का ही साल्ट है कोई, तो जितना इसके अंदर आया उतना ही इस सॉल्यूशन से कॉपर बाहर निकल के कहां चला जाएगा, इस कैथोड पर डिपॉजिट होता चला जाएगा। अब ये रोड तो पतली होती चली जाएगी और ये रोड मोटी होती चली जाएगी, यानी इसमें से तो कॉपर घटता चला जाएगा, इसके ऊपर कॉपर बढ़ता चला जाएगा, और इवेंचुअली लास्ट में हमें क्या होगा, यहाँ पर प्योर कॉपर की थिक रोड मिल जाएगी, इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर जमा हो जाएगा बेटा। और जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज होंगी, कौन सी इंप्योरिटी बेटा, सोल्यूबल इंप्योरिटी remains in solution in electrolyte। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूबल इंप्योरिटीज तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही पड़ी रहेंगी, और जो सोल्यूबल नहीं होंगी वो क्या होंगी, वो बॉटम में एनोड के नीचे जमा हो जाएंगी। वो क्या होगी, एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एनोड मड बोल देते हैं। उसी इंप्योरिटीज को जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज होती हैं, इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एनोड मड बोल देते हैं, जो एनोड के नीचे बॉटम पे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं होती। जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो तो सॉल्यूशन में पड़ी रहेंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैथोड रोड के रूप में को प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिफाइनिंग। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोला जाता है बेटा।